Hello students, today we are going to read chapter number 5 from 6th class history book and the title of the chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक राजा किस तरह से राजा बनता था और उस टाइम पर यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से फेमस जो रिपब्लिक थे उसके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं वो राजा बना करते थे। एट प्रेजेंट आपको पता है कि हम अपने लीडर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। वी सिलेक्ट आवर लीडर्स बाय वोटिंग। वोट देकर हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है कि वोटिंग का, वो भी कब से स्टार्ट हुआ है, लगभग लास्ट 50 ईयर्स या फिर उससे कुछ टाइम पहले, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तभी इंडिया में वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो राजा थे दे वर चोजन बाय द जन या पीपल, यानी कि किसी एरिया के लोग जो थे वो अपने राजा को चुना करते थे। बट लगभग 3000 ईयर्स बिफोर ये सिस्टम में कुछ चेंजेस आने लगे। अब क्या होने लगा कि कुछ लोग जो थे वो राजा बनते थे बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान वो किया करते थे जिसकी वजह से वो राजा बन जाते थे। और उनमें से सबसे फेमस जो सेक्रीफाइस था दैट वाज अश्वमेधा। अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइस, इसमें क्या होता था, एक जो हॉर्स है, एक राजा जो एक पर्सन है वो एक यज्ञ का आयोजन करता था जिसमें एक राजा क्या करता था, हॉर्स को खुला छोड़ देते थे। दे लेट देयर हॉर्स लूज टू वॉन्डर फ्रीली। और वो जो हॉर्स है वो जिस जिस एरिया से निकलता था, मान लीजिए यहाँ के राजा ने अपने हॉर्स को छोड़ दिया और उस हॉर्स ने इस एरिया को क्रॉस कर लिया, इट मीन्स ये एरिया भी अब किसके अंडर आ गया, इसी राजा के अंडर। फिर वो आगे बढ़ता रहा, अगले एरिया को भी उसने जीत लिया बाय क्रॉसिंग इट। बट कई बार क्या होता था, कुछ जो राजा हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते थे और समझते थे कि वो इस हॉर्स को रोक लेंगे। तो वहाँ पर क्या होती थी, एक फाइट शुरू हो जाती थी बिटवीन द राजा हु परफॉर्म्ड सेक्रीफाइस और द राजा हु हैज़ स्टॉप्ड द हॉर्स। तो दोनों में लड़ाई होती थी और जो भी जीतता था एरिया उसके अंडर आ जाता था। ठीक है, तो ये जो सेक्रीफाइस है वो कौन ऑर्गेनाइज करता था, राजा ऑर्गेनाइज करता था। और कौन परफॉर्म करता था इस हवन को, प्रीस्ट। इस हवन को जो स्पेशल ट्रेन प्रीस्ट हुआ करते थे, दे परफॉर्म दीज सेक्रीफाइसेस। और फिर उन्हें बहुत से गिफ्ट्स दिए जाते थे। अब राजा जो था, जो ये ऑर्गेनाइज करता था, वो छोटे छोटे राजाओं को इनवाइट करता था। और जो राजा वहाँ पर, छोटे राजा वहाँ पर आते थे, वो उस बड़े राजा के लिए या जो पर्सन हवन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यज्ञ ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे। और इस पूरे सिस्टम में सेंट्रल फिगर वॉज राजा। और यहाँ पर जो उस राजा का स्थान होता था, जो प्लेस होता था, वो स्पेशल हुआ करता था। वो सिंहासन पर बैठता था या टाइगर स्किन पर उसे बिठाया जाता था। नेक्स्ट, हिज चैरियटर। चैरियटर क्या होता है, जो राजा का चैरियट चलाया करता था। चैरियट होता है रथ। तो वो क्या करता था, वो हमेशा राजा के साथ हुआ करता था, चैरियटर जो है। और उसे पता है कि राजा ने किस तरह से दूसरे जो राजा हैं उनको हराया है और अपनी विक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है। तो वो उसकी जो ब्रेवरी की जो कहानियां हैं वो लोगों को सुनाया करता था। इसके अलावा जो राजा की वाइफ और उनके बच्चे हुआ करते थे, दे परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल। छोटे छोटे अनुष्ठान वो किया करते थे। ठीक है, द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। जो बाकी राजा वहाँ पर आया करते थे उस अनुष्ठान में, उस सेक्रीफाइस में, दे हैव टू सिट एंड वॉच द रिचुअल दैट आर बीइंग परफॉर्म। The priest performed rituals including sprinkling of sacred water on king and
ordinary people, the wish or वैश्य also brought gifts for the king. ठीक है। अब जो शूद्र होते थे यानी कि जो लोअर क्लास, जो छोटे माइनर वर्क किया करते थे, उनको इन अनुष्ठानों में, इन सेक्रीफाइसेस में बैठने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। अब उस टाइम पर हमने कुछ वर्ण आ गए थे। वर्ण क्या मतलब कि कास्टिज्म आ गया था। तो लेट अस रीड व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू कास्टिज्म। You have read many books that are composed in North India, especially in the areas drained by Ganga and Yamuna during this period. और ये जो बुक्स थी ये लेटर वैदिक पीरियड की हैं, बिकॉज इस टाइम पर जो बुक्स लिखी गई उसमें 3 वेद्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड। कौन से वेद थे? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था और लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद कंपोज हुए थे। ठीक है। अब जो ये बुक्स लिखी गई थी, जो कंपोज की गई थी, तो इनमें क्या होता था? ये प्रीस्ट लिखा करते थे। प्रीस्ट इसमें अपने जो रिचुअल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं उसके बारे में बताते थे, और इसके अलावा सोसाइटी के जो रूल्स हैं कि किस तरह से सोसाइटी वर्क करेगी, किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक्स। ठीक है। और उस टाइम पर सोसाइटी में अलग अलग तरह के ग्रुप्स आ गए थे, जैसे कि देयर वर प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, farmers, herders, traders, craftsperson, laborers, fishing folk and forest people. अब इसमें से जो priest और warriors थे they were rich. ठीक है। और इसके अलावा कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी कुछ अच्छे रिच हुआ करते थे। इसके अलावा एक और ग्रुप था सोसाइटी में जो था हर्डर्स का, क्राफ्ट्स पर्सन का, लेबरर्स का, फिशिंग फोक्स का, हंटर्स और गैदरर्स। ये सब जो थे देवर पुअर। ठीक है। जो प्रीस्ट, वॉरियर, फार्मर्स और जो थे ये थोड़े रिच ग्रुप था, और इसके अलावा जो बाकी जो वर्कर ग्रुप थे वो कुछ गरीब हुआ करते थे। और प्रीस्ट ने इन ग्रुप्स को, इन लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि 4 वर्ण में पूरी जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। सबसे पहला वर्ण जो था दैट वाज ब्राह्मण, यानी कि प्रीस्ट ने अपना जो ग्रुप बनाया था दैट वाज ब्राह्मण। और ब्राह्मण का काम क्या था? दे हैव टू स्टडी एंड टीच वेदास। वो वेदों का अध्ययन करते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे। जो राजा अनुष्ठान किया करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, वो ब्राह्मणों का काम था। और इसके अलावा जो राजा गिफ्ट देते थे वो भी कौन लिया करते थे? ब्राह्मण। यानी कि उन्होंने कोई किसी भी तरह का दान करना होता था तो ब्राह्मण्स को किया करते थे। सेकेंड ग्रुप वॉज ऑफ रूलर्स, जो राजा हुआ करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और इनका काम क्या होता था? दे फॉट बैटल्स एंड दे प्रोटेक्ट देयर पीपल। ठीक है। फर्स्ट वॉज ब्राह्मण जो रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, और सेकंड वॉज क्षत्रिय जो कि राजा हुआ करते थे, वो लड़ाइयाँ करते थे, लोगों को सुरक्षा देते थे। अब थर्ड ग्रुप वॉज विश या वैश्य। अब इसमें डिफरेंट पर्सन्स आ रहे थे, जिसमें कौन थे? फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है। अब क्षत्रिय और वैश्य ये जो थे ये किसी भी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है। बट इसके अलावा जो फोर्थ ग्रुप था दैट वाज ऑफ शूद्र, वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। फोर्थ ग्रुप वाज ऑफ शूद्र। ठीक है। और ये इस ग्रुप का काम क्या था कि जो पहले तीनों ग्रुप हैं जिसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, उन सब की सेवा करना, उन सब के काम करना इस क्षुद्र ग्रुप का काम हुआ करता था। ठीक है। और इस ग्रुप के लोग किसी भी तरह का कोई रिचुअल, कोई धार्मिक अनुष्ठान परफॉर्म नहीं किया करते थे। और आमतौर पर क्या था, जो विमेन थी, विमेन ऑफ द सोसाइटी, वो भी क्षुद्र ग्रुप में आती थी। उन बोथ विमेन एंड शूद्र
दोनों को ही वेदों का अध्ययन करने का, स्टडी करने का कोई अधिकार नहीं कर होता था। अब इससे पहले क्या था, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ये सभी ग्रुप्स थे, ये अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हुआ करते थे कि जो पर्सन जिस तरह का काम करता था वो उसी ग्रुप में आता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया, प्रीस्ट्स ने इस सब को हेरिडिटरी बना दिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्थ बना दिया। यानी कि जो पर्सन जिस फैमिली में पैदा हुआ वो वही रहेगा। जैसे अगर कोई पर्सन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ तो उनका बच्चा जो है वो भी ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र फैमिली का बच्चा क्षुद्र कहलाएगा, और क्षत्रिय फैमिली का बच्चा जो है वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। ठीक है। और अब इसमें जो क्षुद्र थे उनको बाद में क्या कहा गया, अनटचेबल। अब इन अनटचेबल्स में कौन आता था, दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स, और जो कि इसके अलावा जो पर्सन बरियल परफॉर्म करते थे या क्रीमेशन, अंतिम संस्कार, ये सब जो काम किया करते थे उन सब को अनटचेबल कहा गया, उनको क्षुद्र की कैटेगरी में रखा गया। अब जैसा कि सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, उस टाइम पर भी क्या था, कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के इस वर्ण के सिस्टम को अपोज किया, देवर अगेंस्ट दिस वर्ण सिस्टम। और कुछ लोग जो, कुछ किंग्स जो थे वो खुद को क्या कहते थे कि वी आर सुपीरियर देन द प्रीस्ट, इसीलिए उन्होंने इस कास्टिज्म को थोड़ा अपोज किया था। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ लोग कहते थे कि देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंगस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। कुछ लोग समझते थे कि हर कोई जो है वो रिचुअल परफॉर्म कर सकता है, कि अनटचेबिलिटी या इस तरह की कोई चीज़ सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो also there were many areas in subcontinent such as northeast where social and economic differences were not so sharp and where influence of priest was limit। मतलब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था सोसाइटी पर वो बहुत कम था, और कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर लोगों में इकोनॉमिक बेसिस पर डिफरेंस जो बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर जनपद। अब हमने जन पढ़ा था, ठीक है, लास्ट चैप्टर में अर्ली वैदिक पीरियड में। अब जनपद क्या था, अब जब राजा हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस, अब उनको राजास कहा जाता था। किसके राजा थे वो, जनपद के। पहले जन होता था पर अब जनपद कहा जाने लगा। अब जनपद का मतलब क्या होता है, द लैंड वेयर जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन, यानी कि एक ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर जन यानी कि लोगों ने अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश की है, अपना एरिया एस्टेब्लिश किया है। तो जनपद के हमें बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत से जनपद के एरियाज़ को ढूंढ कर निकाला है, जिसमें कौन से कुछ फेमस हैं, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एंड अतरंजी खेरा नियर एटा। ठीक है। ये दोनों जो हैं, हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा, ये दोनों कहाँ हैं, एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है। और दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, kept cattle as well as other animals. They grew variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard। यानी कि उस टाइम पर यह क्या आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि वो हट्स में रहा करते थे, कैटल्स रखा करते थे, और डिफरेंट टाइप के वो फसलें उगाया करते थे। ठीक है। और दे ऑल्सो मेड अर्दन पोट, सम ऑफ ग्रे इन कलर एंड अदर्स वर रेड। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज द ग्रे वेयर, जो कि उस टाइम पर बर्तन यूज किए जाते थे। नेक्स्ट इज अवर महाजनपद। अब लगभग 2500 ईयर्स अगो जो जनपद थे, दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। कुछ जनपद जो थे वो कुछ बाकी जनपद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने लग गए, उनका एरिया भी बड़ा होने लग गया, तो इन एरियाज़ को महाजनपद कहा गया। यानी कि जब कोई जनपद स्ट्रॉन्ग बन गया, बड़ा एरिया हो गया,
यानी कि कई कुछ जनपद को मिलाकर वो बड़ा हो गया तो उसको महाजनपद कहा गया। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स हैव कैपिटल सिटी। ठीक है, क्योंकि अब जनपद जो था वो बहुत बड़ा एरिया होता था, तो उसके लिए एक कैपिटल सिटी बनाई जाती थी जहाँ पर राजा रहा करता था। और मैनी ऑफ दीज इनमें महाजनपद्स में वो फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड मतलब उस एरिया के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी ऑफ ब्रिक्स और वुड और स्टोन, जिस भी मटेरियल की जो वहाँ अवेलेबल होता था। तो बहुत बड़े बड़ी वॉल्स बना दी जाती थी ताकि वो सिक्योर रहे। ठीक है, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अदर्स अटैक फ्रॉम अदर किंग्स। अब क्योंकि उस टाइम पर जनपद को महाजनपद की बनने की होड़ लग गई थी, तो हर राजा क्या चाहता था कि वो स्ट्रोंग बने, दूसरे राजा से स्ट्रोंग हो, इसीलिए वो क्या करता था, दूसरों पर अटैक करता था। तो महाजनपद के राजा क्या करते थे, अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए, सेव करने के लिए अपने एरिया के चारों ओर क्या करते थे, एक किलेबंदी कर दिया करते थे। दे फोर्टिफाइड देयर एरियाज। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, बहुत सी ब्रिक्स और बहुत से स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब उसके लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए कि ईंटें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या उनका जो महल होता था उसको बनाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत से लोगों को क्या मिल रहा था, काम मिल रहा था। अब बहुत से राजा क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मीज। अब खुद को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने किलाबंदी कर ली, उसके लिए भी वर्कर्स चाहिए, ईंटें बनाने के लिए भी, दीवारें बनाने के लिए भी। प्लस अब वो सोल्जर्स रख रहे थे, अपनी आर्मीज रख रहे थे। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि उस टाइम के राजा के पास ना तो कोई आर्मी होती थी, ना उसकी कोई कैपिटल होती थी, ना कोई वो महल में रहता था। ठीक है, बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, राजा जो थे वो आर्मीज रख रहे थे। अब सोल्जर्स को भी एक सैलरी चाहिए थी, राजा को भी अपना सारा कुछ मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। ठीक है, और वो उसके लिए कई वर्कर्स वो रख रहा था, उसके लिए भी वो क्या कर रहा था, कुछ पैसे उसको चाहिए होते थे। बट अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो टैक्स, एज एट प्रेजेंट भी हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। उस टाइम पर भी राजा ने कुछ टैक्स फिक्स कर दिए थे कि हाँ, इस टैक्स से हमें इनकम आएगी। ठीक है, तो एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद्स दे वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज। उसके लिए उनको क्या चाहिए था, और ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो वो क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। उससे पहले क्या होता था, जो पर्सन होता था, कुल जो राज्य के जो जन होते थे, लोग होते थे, वो ओकेजनल गिफ्ट्स लाया करते थे, अपनी मर्जी से राजा के लिए कुछ ना कुछ ले आया करते थे, उनके ऊपर कंपल्शन नहीं था। पर अब क्या हो गया कि दे हैव टू पे टैक्सेस। सबसे पहला होता था जो वो खेती से, जो फार्मिंग वो कर रहे थे, जो क्रॉप्स हो रहे थे, उसका 1/6 उनको एज अ टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसको क्या कहा जाता था, भाग या शेयर कहा जाता था। ठीक है, सेकंड वॉज क्राफ्ट्स पर्सन। अब क्राफ्ट पर्सन भी काम कर रहे थे, उनसे भी टैक्स कलेक्ट करना था। तो उनकी जो लेबर थी, जो मेहनत करते थे, वो मेहनत की फॉर्म में ही टैक्स पे करते थे। यानी कि अगर जैसे कोई वीवर है, बुनकर है, या कोई बिल्डिंग बनाने वाला लेबरर है, तो वो क्या करता था, पूरे एक महीने में एक दिन ऐसा होता था जब वो राजा के लिए काम किया करता था विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब जो हर्डर्स थे, जो चरवाहे थे, वो कैसे टैक्स पे किया करते थे, वो एनिमल्स के थ्रू या एनिमल प्रोड्यूस के थ्रू, यानी कि राजा को कुछ एनिमल्स गिफ्ट कर देते थे, या एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, वूल वूल हो गई, वो उस तरह से राजा को पे किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देयर वर सम ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स, जो कि राज्य में लाया जाता था या राज्य से बाहर भेजा जाता था, खरीदा जाता था या बेचा जाता था थ्रू ट्रेड, उसके ऊपर भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। जो जंगल की कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होती थी, वो
हंटर्स या गैदर्स जो हैं वो राजा को दिया करते थे। ठीक है।